देखना है ग्रह। क्या देखना है? ग्रह। मैं तेजी से, चूंकि कल लाइट चली गई थी और बोर्ड ऑन नहीं हो पाया था, तो मैं ऐसे ही पढ़ाया था, तो आप लोगों को तेजी से मैं उसको बताने की कोशिश किया शार्टली। चूंकि कल कथा कही जा चुकी थी, इसलिए गाई हुई गीत दोबारा गाने पे अच्छी नहीं लगती है, आप लोगों को धीरे धीरे बुरा लगता है। तो आज हमें जो गीत गाना है वो गीत ये है, हमें ग्रहों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्लेनेट? ग्रह किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रह उसे कहते हैं नंबर 1 जिसमें ये कई कैरेक्टर पाए जाते। सन 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, कहां पर? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इंटरनेशनल इसकी बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि ग्रह उसे कहेंगे जिसमें निम्नलिखित कैरेक्टर पाए जाते हों। एक कैरेक्टर कि जिसके पास इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो कि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह गोल हो। दूसरी बात, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा बहुत लोग करते हैं, क्या उन्हें ग्रह कह दिया जा? ये हुआ नहीं। तो वे खगोली पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गोल हैं। तो नंबर 1 सूर्य की परिक्रमा करते हैं, नंबर 2 अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो क्या हैं? गोल हैं। और नंबर 3, जब वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करते समय एक निश्चित कक्षा में वह परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने परिक्रमण पथ पर किसी और पिंडों के परिक्रमण पथ में अतिक्रमण ना करते हो। उनका जो पथ है एक निश्चित है, निश्चित परिक्रमा पथ पर वह परिक्रमा करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आपको इतना सिर्फ जानना है कि ग्रह वे हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर? बाकी दिमाग में रखे रहिए कि सारे वे पिंड ग्रह नहीं है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके लिए इनके गोल भी होना जरूरी है, बड़ा भी होना जरूरी है। बड़े होंगे तो इनके पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी जिसके कारण ये पूरा गोल हो चुके होंगे। और जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान एक निश्चित मार्ग से हो करके यह परिक्रमा करेंगे। ऐसा नहीं कि जिग जैग कभी इधर कभी उधर। वे ग्रह हैं। और यही कारण है कि 9वें ग्रह प्लूटो, जिसे यम कहते हैं, उसको ग्रहों की बिरादरी में से 2006 में बाहर कर दिया गया। क्यों? इसलिए वह गोल भी था, सूर्य की परिक्रमा भी करता था, उसके पास इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी थी, बड़ा भी था। लेकिन एक दोष था कि जब वह परिक्रमा करता था तो एक निश्चित पथ पर परिक्रमा न करके अपने पड़ोसी ग्रह वरुण के परिक्रमा पथ पर अतिक्रमण कर देता था, उसके मार्ग में घुस जाता था।
इस वजह से उसको ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि वह ग्रह नहीं, अब बौना ग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्वार्फ प्लेनेट। तो आज यम क्या है? प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लेनेट है। क्यों? इसलिए ड्वार्फ प्लेनेट हो गया क्योंकि वह जब परिक्रमा करता है तो वरुण की परिक्रमा पथ पे अतिक्रमण कर देता है। ठीक है ना? तो ये आपने देखा। तो अब हम ग्रहों की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ग्रह वे हैं जो गोल हैं, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है कि अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गोल हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और निश्चित पथ पर करते हैं। ऐसे पिंडों की संख्या 8 है। ऐसे पिंडों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ग्रह हो गया। ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और ये कौन है? ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ग्रह क्या है तो आप जान चुके हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है ना? और ये 8 कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। शुक्र को वीनस कहते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। शनि को सैटर्न कहते हैं। अरुण को यूरेनस कहते हैं। और वरुण को जुपिटर कहते हैं। क्या सॉरी, नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि ग्रहों की संख्या 8 है। और ये कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको अंग्रेजी में भी देखा। कई बार अंग्रेजी में भी इनका नाम पूछ देता है, तो अंग्रेजी में भी इनके नाम को हमें जानना जरूरी है। अब हम इसको कई तरह से पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हमको कई तरह से देखना है। सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे ये शुरू के 4 हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों में कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रहों में ये हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। ये जो 4 बाहरी हैं, ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे वाह्य ग्रह कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? वाह्य ग्रह। तो वाह्य ग्रहों में कौन आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे वाह्य बाहर है। क्यों? इसको हम ऐसे देखेंगे, यहां हम देखेंगे सूर्य है, यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर सूर्य है, सूर्य के बगल में यहां बुध है, यहां शुक्र है, यहां पृथ्वी है, यहां पर मंगल है, बृहस्पति है, गड़बड़ हो गया शनि है, चलिए अरुण है, वरुण। तो ये सूर्य है, ध्यान दे रहे हैं ना, ये सूर्य है, सूर्य के पास ये चार हैं। ये कौन है? पृथ्वी, शुक्र, सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चार कौन है? ये चार सूर्य के पास वाले हैं। तो सूर्य के पास होने के नाते इनको क्या कहा गया? इनको आंतरिक ग्रह कहा गया। और ये दूर होने के नाते इनको वाह्य ग्रह कहा गया। ये चार बाहरी ग्रह हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो चार आंतरिक ग्रह हैं ना, इनका जो घनत्व ज्यादा है, ये भारी पदार्थों से बने हुए हैं। और जो चार बाहर हैं वो हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। ये चारों छोटे हैं, ये चारों काफी बड़े हैं। हल्के पदार्थों होने के नाते क्या हैं? वो काफी बड़े हो गए हैं। और भारी पदार्थों के नाते इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा रही होगी, ये छोटे हो गए हैं। ये चार आंतरिक हैं, ये चार बाह्य हैं। अब हम लोग एक एक को देखते हैं, फिर हम सम्मिलित देखेंगे, हम कई प्रकार से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आप लोगों की यूपीपी की है, इसलिए बहुत कुछ जिज्ञासाओं को शांत करके पढ़ना है, पढ़ाना है। थोड़ा सा हम वाइड होंगे, लेकिन बहुत वाइड होने की कोशिश नहीं करेंगे, जिससे आप लोगों को एसआई उसाई के आसपास के मामले चल सके। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा कि हम बुध के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? बुध के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे छोटा भी है। पहले कौन सबसे छोटा हुआ करता था? यम हुआ करता था। लेकिन 2006 में जब ग्रहों की बिरादरी से यम को बाहर कर दिया गया और वह बौना ग्रह हो गया, तब से सबसे छोटा ग्रह किसे माना जाता है? बुध को माना जाता है। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। तो नंबर 1 सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। ये सबसे छोटा है। नंबर 2 सूर्य की परिक्रमा पास होने के नाते बहुत जल्दी कर लेता है। इसका जो परिक्रमण पथ है, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, इसका जो पथ है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला जो रास्ता है वो बहुत छोटा है। अन्य की अपेक्षा जो पड़ोसी ग्रह हैं उनकी अपेक्षा इसका जो परिक्रमण पथ है वो छोटा है। तो परिक्रमण पथ क्या होता है? किसी पिंड के चारों तरफ जब कोई पिंड यात्रा करता है तो जिस रास्ते से होकर के यात्रा करता है उसे परिक्रमण पथ कहते हैं। तो बुध का जो परिक्रमण पथ है पड़ोसी ग्रहों की अपेक्षा छोटा है। जैसे आप ले लीजिए, ये सूर्य है, ये बुध है, ये आपका मंगल है, ये पृथ्वी है, सॉरी शुक्र है, पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। जाहिर सी बात है कि ये परिक्रमण पथ देखिए, इनका छोटा हुआ, इनका इससे बड़ा हुआ, इनका इससे बड़ा हुआ, है ना। आप देखिए मंगल का इससे ही बड़ा हुआ, बृहस्पति का इससे भी बड़ा हुआ, हो रहा नहीं हो रहा रास्ता बड़ा। आप देख रहे हैं शनि का और भी बड़ा हो गया, इधर देख रहे हैं अरुण का, इधर वरुण का, ऐसे आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बुध पास में होने के नाते इसका जो परिक्रमण पथ है क्या है? छोटा है, सबसे छोटा है। उससे बड़ा परिक्रमण पथ किसका है? शुक्र का है। उससे बड़ा किसका? पृथ्वी का है। उससे बड़ा किसका है? मंगल का है। फिर किसका है? बृहस्पति का। फिर किसका है? शनि का। फिर किसका? अरुण का। फिर किसका है? वरुण का।
तो सबसे बड़ा परिक्रमण पथ वरुण का है और सबसे छोटा किसका है? बुध का है। छोटा है तो छोटा है तो सूर्य की परिक्रमा भी जल्दी कौन कर लेता है? बुध कर लेता है। और सूर्य की परिक्रमा सबसे लेट में कौन करता है? वरुण करता है, नेपच्यून करता है। राइट। तो जहां बुध सबसे छोटा है वहीं उसका परिक्रमण पथ भी सबसे छोटा है और सूर्य की परिक्रमा भी सबसे जल्दी कर लेता है। इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है, कि बेचारा इतना छोटा है कि इसका चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब चक्कर लगवाने के लिए बड़ा होना पड़ता है। जब आप जिंदगी में बड़े हो जाएंगे ना तब लोग आपका चक्कर लगाएंगे। आप देख लीजिए छोटेपन का क्या मामला है। ये बेचारा बुद्ध भी तरस रहा है मेरी कोई परिक्रमा करे। अब बुद्ध की परिक्रमा करने वाला कोई नहीं है क्योंकि बुद्ध छोटा है। दूसरी बात, बुद्ध के पास कोई उपग्रह नहीं। आप देख लिए कोई उपग्रह नहीं है। बुद्ध के पास वायुमंडल भी नहीं है, वो भी साथ छोड़ दिया। बुद्ध के चारों तरफ उसका कोई वायुमंडल नहीं है, कोई गैस ही नहीं है। अच्छा, आपको लगता होगा कि यह सूर्य के करीब है तो सबसे ज्यादा गर्म भी इसी को होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसको हीट मिलती होगी। यह सच है कि बुद्ध को सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती होगी, बट फिर भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? सबसे गर्म ग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्या करता है? वायुमंडल एक कंबल का काम करता है। क्या करता है? कंबल का काम करता है। कंबल क्या करता है? हम कंबल रजाई जब ओढ़ते हैं तो कंबल नहीं गर्म करता है, कंबल हीट को रोकता है। हमारे शरीर से जो हीट निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को कंबल क्या करता है? रोकता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो पृथ्वी जो ऊर्जा क्या करती है? इमिशन करती है। जिस ऊर्जा को छोड़ती है उस ऊर्जा को वायुमंडल क्या करता है? रोकता है। तो वायुमंडल क्या करता है? कंबल का काम करता है। यही कारण है कि धरती पे जीवन जीना आसान है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो रातें बहुत ठंडी होती। रात को आप देख लीजिएगा, रात को जब आकाश पूरा खाली खाली रहता है ना तो मौसम काफी ठंडा होता है। लेकिन जब आकाश में बादल होते हैं तो वायुमंडल में आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा गर्मी क्यों होती है? क्योंकि वह बादल हीट को रोकते हैं, कंबल का काम करते हैं। कभी भी आप देख लीजिएगा, जब भी आकाश में बादल छाए रहते हैं तो आप देखेंगे कि उस दिन की रात जो होगी थोड़ी अपेक्षाकृत गर्म होगी, और जिस दिन आकाश पूरा खुला खुला रहता है उस दिन अपेक्षाकृत रातें क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। तो बुद्ध के पास वायुमंडल नहीं है, तो दिन में जहां यह बहुत ज्यादा हीट को प्राप्त करता है वहीं रात इसकी क्या होती है? बहुत ठंडी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर तापांतर बहुत अधिक है। तापांतर माने क्या होता है? एक दिन में हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। तो दिन में बहुत ज्यादा हीट और रात को बहुत ज्यादा ठंडी है ना। तो सबसे ज्यादा तापांतर कहां है? बुध पर है। 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर किस ग्रह का है? बुध का। क्यों? क्योंकि यहां वायुमंडल नहीं है, दिन को बहुत हीट होती है और रातें उतनी ही ठंडी होती है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंशिएशन है, जो अंतर है, उसको क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। उच्चतम ताप और निम्नतम ताप के बीच का जो अंतर है उसे तापांतर बोलते। नियर अबाउट 550 डिग्री का अंतर हो जाता है। रातें बहुत माइनस में चली जाती हैं और दिन बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अगर वायुमंडल होता तो निश्चित रूप से बुध सबसे गर्म ग्रह होता, क्योंकि सूर्य के पास है, ऊर्जा सबसे ज्यादा उसी को मिल रही है। तो बुध से इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बुध से यही पढ़ना है कि बुध सबसे छोटा है, सूर्य का सबसे पास का है, इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और यहां का तापांतर सबसे अधिक है। 8 ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर किसका है? इसी का है।
एनी डाउट? हम लोग अगली ग्रह की ओर चलते हैं और अगले ग्रह में हम लोग लेते हैं शुक्र को। किसको लेते हैं? शुक्र को। शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र का स्थान क्या है? दूसरा। दूरी के क्रम में यह दूसरा है। ध्यान दीजिएगा, यह दूरी के क्रम में दूसरा होने के नाते सूर्य की परिक्रमण, जो सूर्य का परिक्रमण पथ है, वह भी अगर सूर्य के परिक्रमण पथ को देखा जा तो शुक्र का परिक्रमण पथ किस नंबर पे आता है? नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। बुध के बाद इसका सबसे छोटा है। बुध के बाद इसका सबसे छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सूर्य की परिक्रमा की बात किया जा तो सबसे कम टाइम में बुध के बाद यही लेता है, दूसरे नंबर पर। दूसरी बात, इस पे वायुमंडल है और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद जरा सा भी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वैज्ञानिक हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, बर्फें पिघलने लगेंगी, सागर का पानी बढ़ने लगेगा, बाढ़ आने लगेगी, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। होता है ना? और यहां पर 90% से एबव कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत होने के नाते कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो जो सूर्य की एनर्जी आ रही, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक अवशोषित कर लेती है। तो शुक्र पर ध्यान दीजिएगा, शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाए जाने के कारण सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। एक लाइन में सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और वह ऊर्जा का अवशोषक है। वह कंबल का काम करती है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अगली बात, शुक्र को प्रेशर कुकर भी कहते हैं। प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह। कहते हैं। क्यों? शुक्र को प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह इसलिए कहते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है। ठीक है ना? यहां टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो मैंने कहा कि शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह। इसके पास भी खुद का अपना कोई नहीं है, कोई उपग्रह इसके भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी परिक्रमा करने वाला भी कोई साथी उपग्रह नहीं है। लेकिन बुध से उल्टा इसके पास खुद का वायुमंडल है और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बाहुल्यता होने के नाते, अधिकता होने के नाते यहां का टेम्परेचर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक होता। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। क्यों है? दूरी के क्रम में दूसरा है। गर्म तो इसे नहीं होना चाहिए, बुध को होना चाहिए, लेकिन बुध इसलिए गर्म नहीं है कि बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन शुक्र के पास वायुमंडल है। वायुमंडल होने के नाते वह सबसे गर्म है। और सबसे तापांतर किसका है? बुध का है। कारण क्या? दिन को बहुत गर्मी, रात को वायुमंडल ना होने के नाते रातें बहुत ठंडी। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होने के नाते, टेम्परेचर ज्यादा होने के नाते विद्वानों का कथन है कि यहां की दशा प्रेशर कुकर जैसी होती है। ऐसे लगता जैसे कोई चूहा उबल जाएगी, है ना? ये दशाएं होती हैं। एक बात और विचित्र है,
कि शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से अधिक होता है। शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से अधिक होता है। यह विचित्र है। तो अब आपको यहां बता देना भी जरूरी होगा कि वर्ष किसे कहते हैं, दिन किसे कहते हैं। तो कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने दिन में कर लेता है उससे उसका वर्ष बनता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। नियर अबाउट 365 दिन कह लीजिए। तो पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। तो पृथ्वी का एक वर्ष कितने दिन के बराबर होता है? नियर अबाउट 365 दिन होता है ना। जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है, इसको प्रत्येक 4 वर्ष पे जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चौथे वर्ष को 366 दिन का कर देते हैं। वह लीप ईयर कहलाता है। चौथा वर्ष लीप ईयर का होता है। ये जो 5 घंटा 5 चौक 20 48 मिनट आधा आधा भी जा रहा है, तो एक दिन हम लोग चौथे साल में क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। खैर, हम लोग जब पृथ्वी पे चलेंगे तो वो चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब पृथ्वी पे अभी तुरंत आना भी है। तो वर्ष किससे बनता है? कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने समय में कर लेता है ना, उसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमा में लगी जो अवधि है, उसी अवधि से उसका वर्ष बनता है। दिन किससे बनते हैं? चूंकि प्रत्येक खगोलीय पिंड 2 प्रकार की गतियां करते हैं। एक गति वह किसी न किसी की परिक्रमा करते हैं और दूसरी गति वह अपनी ही धुरी पर खुद अब जहां रहते हैं वहीं घूमते रहते हैं। जैसे मैं ऐसे हूं, मैं 2 गति में दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली। अब देखिए, मैं एक गति ऐसे कर रहा हूं, लेकिन ऐसे करते हुए मैं ऐसे चला जा रहा हूं। तो मेरी 2 गतियां हो रही हैं। एक गति में अपनी ही जगह घूम रहा हूं, है ना, और दूसरी गति है कि मैं घूमते हुए भी किसी की परिक्रमा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो किसी की परिक्रमा में टाइम लग रहा है उससे वर्ष बन रहा है, और जो अपने ही धुरी पर गति हो रही है, तो अपने ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उससे दिन बनता है। तो पृथ्वी अपने ही धुरी पर नियर अबाउट 24 घंटे में 23 घंटा, आप पढ़ेंगे 23 घंटा 56 मिनट कितना 4 सेकंड, जी हां, इतना टाइम लेती है। नियर अबाउट 24 घंटा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने धुरी पर, धुरी माने धुर्रा माने उसके बीचों बीच किल डाल दिया जा और उसी किल पे नचाना शुरू कर दें, तो अपने किल पर एक चक्कर मारने में कितना टाइम लेती? 24 घंटे। तो अपने ही धुरी पर ऐसे एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उससे उसका दिन बनता है। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसका वर्ष बनता है। तो यहां यह बताना था कि जो शुक्र है ना, ये सूर्य की परिक्रमा तो 225 दिन में कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में, लेकिन अपने धुरी पर इतना स्लो गति से परिक्रमा, इतना स्लो गति से घूर्णन करता है, घूमता है कि 243 दिन लग जाते हैं उसको अपनी जगह एक चक्कर मारने में। इसको जब मैं पिछली क्लासेज में पढ़ाता रहा हूं तो मैं कहता रहा हूं, चूंकि इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो मैं ये कहता था ये मौसी है, ये बड़की मौसी है, बुढ़िया मौसी है, ये बेचारी खिसक नहीं पाती है, ये धीरे धीरे ये मौसी अपने धुरी पर घूमती है, बुढ़िया हो गई है, इसलिए अपने धुरी पर एक चक्कर मारने में लंबा टाइम ले लेती है। तो इसका दिन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। 243 दिन में अपने धुरी पर एक चक्कर मारती है, तो इसका दिन बड़ा हुआ नहीं हुआ? और सूर्य का चक्कर 225 दिन में मार लेती है। तो ये एकलौता विचित्र ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से ज्यादा होता है। समझ में आया ना? तो कौन सा ग्रह है? डीजल नहीं लिया था ना, तो मैं देख रहा था गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, तुरंत जाकर के डीजल लिया और गाड़ी माइलेज देना शुरू कर दी। ये होता है हर चीजों का महत्व। वो महसूस होने लगा था कि कहीं कहीं
गाड़ी माइलेज दे नहीं रही है। तो यहां ध्यान दीजिए, तो समझ, शुक्र को मैंने बताया कि शुक्र क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास खुद का वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसको सायं और भोर का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यह पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। ये तो सूर्य है, ये क्या है? शुक्र है, बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के दोनों ओर, एक साइड में शुक्र है, एक साइड में मंगल है, लेकिन शुक्र सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र है। और नग्न आंखों से आप देखिएगा, शाम को आपको पूरब दिखाई देगा, सुबह आपको पूरब दिखाई देगा और शाम को पश्चिम दिखाई देगा, तारों जैसा दिखाई देता। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला अगर आकाश में कोई दिखाई देता है तो वो शुक्र है, लेकिन वो ग्रह है, वो तारा नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। बुजुर्ग लोग कहते हैं सुकवा उग गया बा, अब बाबा लोग देखते हैं तो कहते हैं शुक्र इस दिशा में है, तो शादी ऐसे नहीं बनेगी भैया। शुक्र एकदम समन्वय पड़ जा रहे हैं, भिड़ जाएंगे आकर के, दुश्मनी हो जाएगी। तो आप देखें कि शुक्र को ही सायं और भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा इसलिए कहते हैं कि भोर में यह पूरब दिखाई देता है और सायं काल में यह पश्चिम दिखाई देता है, और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? आकार में और द्रव्यमान में, वजन में और शेप में नियर अबाउट पृथ्वी के बराबर है, इसलिए वजन और आकार में पृथ्वी के बराबर होने के नाते इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन। तो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र। किसे सायं और भोर का तारा कहते हैं? शुक्र। कौन प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह है? शुक्र। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसका क्रम कैसे? नीचे से दूसरे नंबर का, सबसे कम टाइम में बुध करता है, उसके बाद शुक्र करता है, ये आप जानते हैं। परिक्रमण पथ को देखेंगे तो बुध के बाद सबसे छोटा इसका है। अगर बड़े में देखेंगे तो 7वें नंबर पर आएगा। बड़े में 7वें नंबर पर सबसे बड़ा परिक्रमण पथ किसका होगा? वरुण का, फिर अरुण का, फिर शनि का, फिर बृहस्पति का, फिर पृथ्वी का, मंगल का, फिर पृथ्वी का, फिर शुक्र का, तब बुध का। इसको तो आप फिगर पे ही क्लियर कर लेंगे, है ना? तो शुक्र क्लियर हो गया। अब लोग पृथ्वी के पास चलें। चलिए, पृथ्वी को तो भूगोल में पढ़ना ही पढ़ना खूब डिटेल, लेकिन कुछ तो यहां देखना ही देखना होगा। आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। अब हम लोग पृथ्वी को देखेंगे। ये सूर्य, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कैसा ग्रह है? तीसरा ग्रह। दूरी के क्रम में पृथ्वी कैसा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। ठीक है ना? सूर्य से, क्योंकि पृथ्वी तो हमको पढ़ना भैया, खूब डिटेल में पढ़ना, पूरी ज्योग्राफी पृथ्वी के लिए पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा अलग हट करके, बाकी सबको सरसरी नजरों से, इस पे थोड़ी सी पैनी नजरों से। सूर्य से
जो पृथ्वी की दूरी है नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर है। दूरी कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। तो एक बार वह सबसे करीब होती है और एक बार वह सबसे दूर होती है। जब पृथ्वी यहां होती है तो नजदीक होती है और जब यहां होती है तो दूर होती है। जब वह सूर्य के करीब होती है तब उसकी दूरी नियर अबाउट इतना किलोमीटर होता है और जब वह दूर होती है तो नियर अबाउट उसकी दूरी कितनी होती है? इतनी करोड़ किलोमीटर होती है। लेकिन औसत दूरी दोनों को मिलाकर के औसत दूरी कितनी होती है? 14.98 मोटी मोटा 15 करोड़ किलोमीटर होती है। मोटी मोटा कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक। सूर्य का प्रकाश यहां से चल करके यहां तक 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं लिखा मिलता 8 मिनट 16 सेकेंड, इतने टाइम में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच जाता है। सूर्य के प्रकाश की जो गति है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एक सेकेंड में सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर। इसको बीमी स्थिति में ऐसे लिखते हैं, 3 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगर ऊपर से आकाश से आप देखते हैं तो समुद्र की बाहुल्यता होने के नाते, जली बाहुल्यता होने के नाते क्या बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। अगर शुक्र को सायं का तारा, भोर का तारा बोलते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, है ना। शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। वो मौसी है, बुढ़िया मौसी, जो अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमती है, देख चुके हैं। तो ये क्या है? नीला ग्रह है। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर अस्थल है। पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है? 70%। जी, ये अच्छा, ये सॉरी ये यहां पर ना वो गलती से बोलने में, बतियाने में ये, हाँ, लिखने में त्रुटि हो गई, स्क्रिप्ट पे फॉल्ट थी, बोलने में त्रुटि नहीं हुई थी। कभी कभी होता है कि बहुत बेग में बोलने में त्रुटियां हो जाती हैं, कई कई लिखने में त्रुटियां हो जाती हैं। खैर, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। तो पृथ्वी पर जली भाग कितना है? 70% है। अवतरी भाग कितना है? 30% है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। पृथ्वी का जो आकार है उसको जायड बोलते हैं, जियाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियाड बोलते हैं। जायड या जियाड क्या है?
कोई भी आकृति जो पृथ्वी जैसी हो वो जायड है। आप कहेंगे अजीब बात है, क्या आप कह रहे हैं पृथ्वी की आकृति जायड है? तो जायड क्या है? तो मैंने कहा जायड वही है जो पृथ्वी जैसी जिसकी आकृति हो। तो पृथ्वी जैसी आकृति किसको कहते हैं? कि पृथ्वी जैसी आकृति उस आकृति को कहते हैं जिसके दोनों ध्रुव पर थोड़ा सा दबा हुआ, थोड़ी सी चपटी हो। तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से है। मैं इसको फिर से ऐसे कर लेता हूं, आराम से बनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ सेब के आकार का बना लें। मजा नहीं आया अभी भी, क्योंकि दिमाग में वो बोर्ड है जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, दबा है ना। तो जायड वही आकृति जो दो ओर से उस ध्रुवों पे क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ जायड है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जायड है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जिस पथ पर करती है, जिस पथ पर परिक्रमा करती है वो पथ कैसा है? परवलयाकार है। कैसा है? परवलयाकार है। परवलयाकार, जैसे कोई चीज ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के कैसे गिरती है? ऐसे गिरती है। तो यह आकार कैसा बन रहा है? परवलयाकार बन रहा है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है वह पथ कैसा है? परवलयाकार है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जायड है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में कर लेती है। नियर अबाउट आप कह लीजिए 365 दिन में आप मोटी मोटा कह लीजिए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक बार कर लेती है। इसलिए पृथ्वी का एक वर्ष कितने के बराबर होता है? नियर अबाउट 365 दिन। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने कीली पर, अपने धुरी पर, अपने केंद्र पर कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेती है? 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। नियर अबाउट 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी का एक दिन कितने के बराबर होता है? 24 घंटे। कुछ लोग बोलने वाले थे 24 दिन, 24 घंटे, क्योंकि अपने धुरी पे एक चक्कर कितने में लगा लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। तो पृथ्वी का एक दिन नियर अबाउट कितने दिन के बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 अंश झुकी हुई है। अक्ष क्या हुआ? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ऐसे है। अक्ष माने क्या होता है? एक्सिस। एक्सिस माने क्या होता है? एक्सल। एक्सल माने क्या होता है? बीच में एक किल डाल दिया जाए। सच में ऐसा कुछ है नहीं। हम इसको देखते कैसे हैं? ध्रुव जो है ना यहां है, तो हम नहीं कहेंगे झुका हुआ है। ध्रुव तो यहां होना चाहिए। होना कहां चाहिए? होना तो यहां चाहिए, लेकिन होना यहां चाहिए और ये झुक गया। कितना झुक गया है? नहीं झुका है, झुक गया है। अब पृथ्वी अपने तल पर, पृथ्वी अपने तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। यहां से नाप लीजिए, तल इसका यहां है,
तल इसका यहां है, तो ये यहां से कितना 23.5 अंश झुकी हुई है ऐसे। अब बाकी कितना बचा, 23.5 अंश झुकी हुई है, तो तल से कितना झुकाव दिख रहा है अपनी अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी है, इसका एक्सिस यहां होना चाहिए था, लेकिन एक्सिस कहां हो गया, एक्सिस ऐसे हो गया इस प्रकार से, तो झुकाव कितना हुआ, 23.5 अंश हुआ। लेकिन इसका जो तल है, ये तल, इस तल पर इसका जो एक्सिस है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 66.5 अंश का बना रहा है। तो पृथ्वी अपने तल पर उसका जो एक्सिस है, उसका जो अक्ष है, एक्सल है, वो कितने अंश का कोण बना रहा, 66.5 का। लेकिन अपने धुरी पर कितना झुकी है, 23.5 अंश। अगर पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी नहीं होती, तो पूरी पृथ्वी पर सर्वत्र हर जगह और हर समय 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो, दिन और रात बराबर होते। अगर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं है, तो उसका कारण क्या है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव है, जिसको आगे पढ़ाएंगे और पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी के झुकने के नाते ऐसा क्यों हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, 23.5 अंश, और अपने तल पे कितने अंश का कोण बना रही है, 66.5 अंश का बना रही है। ये भी क्लियर हो गया। पृथ्वी के, अगर ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा हाइट देखी जा, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई 8,848 मीटर की है, और वो क्या है, हिमालय पर्वत पर अवस्थित माउंट एवरेस्ट। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है। तब पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कितना है, सबसे ऊंचाई कितनी है पृथ्वी की, समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे ऊंचाई, अधिक ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये किस चीज की ऊंचाई है, माउंटेन एवरेस्ट की है। और पृथ्वी का सबसे ज्यादा गहराई, समुद्र तल से सबसे ज्यादा गहराई मैरियाना ट्रेंच है, 11,033 मीटर। अगर हम पृथ्वी पर हाइट पे जाएं समुद्र तल से, तो 8,848 मीटर की ही ऊंचाई पर जाएंगे, उसके ऊपर ऊंचाई नहीं है। अगर पृथ्वी पे गहराई पर जाएं तल पे, तो समुद्र तल से नीचे उसकी जो सतह मिलेगी, वो गहरी से गहरी सतह वो मैरियाना ट्रेंच की है, जो प्रशांत महासागर की खाई है। और प्रशांत महासागर में नीचे जाएंगे तो जमीन का तल मिलेगा, वो सबसे गहरी जगह है। वो कितना है, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। ठीक है ना। तो पृथ्वी को अलग से हमको और पढ़ना है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सब कुछ है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, और पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, और उसका नाम चंद्रमा है। क्या है, तो अभी तक तो ना बुध का उपग्रह मिला, ना शुक्र का मिला, पहला उपग्रह मिला किसका, पृथ्वी का। अब पृथ्वी का ओनली वन उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता। उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह में दो कैरेक्टर होना चाहिए। उपग्रह उसे कहते हैं जो अपने ग्रह का चक्कर लगाए, साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाए। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मम्मी हमारी जा रही हैं, कहां, मामा के यहां जा रही हैं, और हम मम्मी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम मम्मी के दाएं बाएं तो घूम ही रहे हैं, क्या हम मामा के यहां नहीं जा रहे हैं। कोई हमसे पूछेगा भैया आप कहां जा रहे हो, हम कहते हम कहीं नहीं, हम मम्मी के पास जा रहे हैं। अब मम्मी कहां जा रही हैं, मम्मी मामा के यहां जा रही हैं, तो अघोषित रूप में हम भी मामा के यहां पहुंच रहे हैं। तो अब मान लीजिए पृथ्वी है, वो चंदा मामा, जहां जहां पृथ्वी जा रही है, चंदा मामा घुमड़ते हुए जा रहे हैं, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो चंदा मामा अनचाही स्थिति में वह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं।